कुछ क्वेश्चंस हैं। अरे रुको, क्वेश्चन शेयर करने से पहले मुझे हटाने तो पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं हैंड टू हैंड बनाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो वो देख लेते हैं। ना 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 प्रेम लिया समझे। क्या दिख रहा है सामने पेज, बताओ। रिसर्च PYQ फॉर प्रैक्टिस। तुम्हें आंसर कैसे देने हैं? तुम्हें आंसर इस तरह से देने हैं, अपने आंसर चैट में लिख देना, ठीक है? चैट में लिख देना अपने आंसर, जो भी आपका आंसर हो, और डायरेक्ट मी पे करना, मतलब उसमें ना शेयर एवरीवन मत करना, मेरे को शेयर करना। फिर मैं देखता हूँ किसके कितने सही है कितने गलत है, और उसके अकॉर्डिंग ही है। कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ताजे ताजे, और कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, ठीक? तो शुरुआत इसी क्वेश्चन से करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है एक वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑप्शन है अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट, नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, और अ साइंटिफिक थ्योरी। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। 20 सेकंड का टाइम है, अपने अपने आंसर्स चैट में लिख के भेज दीजिए, जैसे एकता ने मुझे भेज दिया है, ठीक है? सब अपने अपने आंसर भेजना चैट के थ्रू, ताकि क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में ना अपने कॉपी में भी लिखते रहना, बाद में क्रॉस चेक करना किसके कितने सही है। ये करते हैं, और पोस्ट पॉजिटिव तुम्हारा खत्म हो गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के बाद है रिसर्च डिजाइन, फिर है आपका आज जो मैं करा दूंगा साथ ही साथ, जो मेरे को स्लाइड की जरूरत ही नहीं है। वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, और वर्कशॉप सेमिनार, और आपका क्या आता है कॉन्फ्रेंस, और एक आता है सिनॉप्सिस। ये सब चीज क्या होती है, सिनॉप्सिस छोड़ के बाकी सब बता देंगे, ठीक है? तो चलिए। सर आपने अभी, हेलो हाँ बोलो। सर, आपने इम्पोर्टेंट तो नहीं बताया, अभी कुछ मैं थी नहीं सर अभी। अच्छा तुम थे ही नहीं जब से मैं कह रहा हिमांशी हिमांशी हिमांशी, तुम थे ही नहीं, कहाँ चले गए थे? मैं कह रहा सर हिमांशी ऑन गायब हो करके गई। जल्दी। हाँ मैंने कहा था हिमांशी कैमरे पे आओ, उसके बाद तुम गायब, मैंने कहा लगता है शर्मा के गायब हो गई। नहीं सर, मेरे को कुछ काम था, मैं उसमें अपनी चली चलो गई। कोई बात नहीं। अभी मैंने ये बताया है आपको कि अभी आपका पोस्ट पॉजिटिज्म हो चुका है। अभी जो हमारा रिसर्च में टॉपिक रहते हैं, है ना? ओहो क्या बात है। तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है कुछ? बैकग्राउंड म्यूजिक आया कुछ? नहीं सर, नो सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा यस, कैमरा है। बच्चे के रोने की। बच्चे के रोने की? अच्छा नहीं, वो ऑटो गया था पीछे से और गाना चल रहा था टिप टिप बरसा पानी, मैंने कहा भाई वाह, पूरी फुल आवाज में वो चलाता हो जाना, तो ये था। खैर अच्छी चीज है, आवाज नहीं आई तुम्हें तो। मैं ये बता रहा था तुम्हारा रिसर्च का प्रोसेस, रिसर्च डिजाइन वगैरह रह गए हैं। और आज जो है हम वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, और आपका कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इन चीजों पे डील करेंगे, समझाएंगे इसको क्वेश्चन आंसर के बाद। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको चैट में मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करके भेजना है। अभी तक सिर्फ मेरे पास एकता का आया है और मोहित का आया है। श्वेता आप भी आंसर भेजो, और हिमांशी आप भी अपना आंसर चूज करके भेजो। भेजो जल्दी, श्वेता और हिमांशी आप भी भेजो, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर सही क्या है। चैट में भेज दो, डायरेक्ट मेरे को कर देना, करो। श्वेता और हिमांशी आंसर दो, फिर मैं आगे बढ़ू। एक आया, श्वेता का आ गया। हिमांशी, हिमांशी आप अपना आंसर बताओ। चलो तुम चारों ने कंबाइन आंसर दिया, पता है दो ने सी चुना है, दो ने ए चुना है। चलो देखते हैं राइट आंसर क्या है। हाइपोथेसिस वाली क्लास को याद करना, और हाइपोथेसिस वाली क्लास को याद करके मैंने बताया था वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस को ही हम वर्किंग हाइपोथेसिस कह देते हैं, या फिर हम वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं एम्पिरिकल हाइपोथेसिस की। और इसका मेन मकसद क्या होता है, ये एक तरह का हमारा प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, जो हमें फ्यूचर में हेल्प करता है, ताकि हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा किस तरह से फ्यूचर चलेगा। ये रहा आपका आंसर राइट, अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से
स्वीकृत परिकल्पना। आप ये मान के चलते हैं कि जो मेरा हाइपोथेसिस है यही इसका राइट आंसर निकलेगा और इसी से सॉल्यूशन निकलेगा, और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हिमांशु तुम्हारा सही है, एकता तुम्हारा सही है, श्वेता तुम्हारा गलत है, हिमांशी तुम्हारा गलत है। ठीक है, बाकी दो ने सी चूज किया था जिनका सही है, और जिन्हों का गलत है दोनों ने सेम आंसर चूज किया था, ये अप्रूवन हाइपोथेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट। देखो जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे ना, ध्यान रखना, जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो वो हमारा प्रोविजन होगा। एक होती चीज प्रोविजनल, एक होती है प्रूवन। दोनों में फर्क क्या है? प्रोविजनल मतलब है एक तरह की प्रोबेबिलिटी, एक तरह का गैस, ठीक है, एक तरह का अंदाजा, ये हमारा प्रोविजन होता है। ठीक है, और प्रूवन जो होता है वो कहता है वो चीज एकदम फैक्ट होती है कि ये प्रूव हो चुकी है। तो हाइपोथेसिस जो होता है कभी भी प्रूव नहीं होता। हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा होता है, एक गैस होता है, जो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये फ्यूचर में जाके प्रूव हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, आगे जाके हो जाएगा। ठीक है, समझ गए दोनों और चारों? ठीक है, प्रोविजनल मतलब होता है जो आप अंदाजा लगा के बनाते हो। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड में ना हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाते हैं। मतलब मैं आपको आपको आपकी भाषा में समझा देता हूँ, बाकी को भी क्लियर हो। जैसे मान लो आपसे किसी ने उधार लिया, ठीक है, एकता अभी बाहर घूम रही है दोस्तों के साथ। मान लो दोस्तों ने पार्टी करी और एकता को बोला कि बिल आ गया इनका 5,000 का। ठीक है, 5 दोस्त थे, सबने 1,000 रुपए मिलाने थे, 5,000 का बिल आ गया। एकता पार्टी कर रही है और उसको क्या बोलते हैं, 1,000 रुपए 5 दोस्तों में उसको देना है। अब उसकी एक फ्रेंड कहते हैं यार मेरे पास ना 1,000 रुपए नहीं है, मेरे घर रह गए, तू एक काम कर मेरे भी दे दे। तो एकता कितने दे रही है? एकता दे रही है 2,000 रुपए। तो यहाँ पे एकता क्या कर रही है, जो 2,000 रुपए देख रही है, ये 1,000 रुपए का अंदाजा लगा रही है कि ये 1,000 रुपए मेरे को वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दोस्तों में कभी कभार मिल भी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी मिलते। तो जब हमें डाउट होता है कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हम एक प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन मतलब एक तरह का हम ये मान के चलते हैं कि यार दोस्तों में दिया है, ये वापस नहीं मिलेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब यही हो गया कि मैंने ये प्रोविजन बना लिया, मैंने ये मान लिया कि ये जो डेप्ट है, डेप्ट मतलब उधार, जो मेरे से मेरी फ्रेंड ने उधार लिया है, मैंने ये बना लिया वो बैड हो जाएगा, मतलब वो डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हाइपोथेसिस है जिसका हम अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि ये 1,000 रुपए डूब जाएगा ये गारंटी थोड़ी है, क्या पता इसकी फ्रेंड दे दे, अच्छी दोस्त हो वो उसको 1,000 रुपए वापस दे दे, है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं मेरी फ्रेंड अच्छी है, उसने पैसे दे दिए। और अगर नहीं दिए तो मैंने तो प्रोविजन बना ही रखा था, अंदाजा लगा ही रखा था कि पैसे डूब जाएंगे। तो वही चीज है, जब हाइपोथेसिस की बात करोगे तो वो हमेशा एक तरह का अंदाजा होगा, कभी भी प्रूव नहीं होगा। प्रूव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो प्रूव हो गया तो वो प्रूव हाइपोथेसिस जब हो गया तो आपका हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या? हाइपोथेसिस का मीनिंग पढ़ोगे तो एजुकेटेड गैस होता है, एक अंदाजा। और जब वो प्रूव हो गया कि अंदाजा सही है तो फिर वो हाइपोथेसिस थोड़ी रहा, फिर वो थ्योरी बन गई। समझ गए? जब हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है तो वो थ्योरी नहीं, वो थ्योरी बन जाता है, वो फिर आपका हाइपोथेसिस नहीं रहता है, वो थ्योरी बन जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम अंदाजा इसी में लगाए हैं। ये वाला हमारा प्रूफ है, ये वाला हमारा साइंटिफिक थ्योरी है, ये भी प्रूफ है। ठीक है, ये दोनों प्रूफ है तो ये दोनों आंसर होंगे नहीं। और इसको टेस्ट नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये थ्योरी सही है या फिर ये गलत है? तो इसलिए ये आंसर भी गलत है, ये आंसर भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर सिर्फ ये बनता है। किसी को समझ में नहीं आया है तो डाउट है तो पूछ लो, और क्लियर है तो बता दो क्लियर है, फिर आगे बढ़ो। क्लियर है सर। ओके, बाकी श्वेता और शिवानी। शिवानी क्लियर कहाँ से याद आ रहा है? हिमांशी। ठीक है, क्लियर है सर। चलो बढ़िया है, क्लियर होना चाहिए। मोहित क्लियर? ए मोहित कहाँ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मोहित का मैसेज आया, अरे मैसेज तो एकता का है। अच्छा एकता का नहीं, मोहित का। चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकंड ही दूंगा। आपको बताना है
एक्शन रिसर्च का सीक्वेंस क्या है? फटाफट आंसर दे दो। इसका सबसे आसान आंसर है, ये उम्मीद करता हूँ चारों सही देंगे। द द द द द द द सरस्वती पूजा का विसर्जन जा रहा हो तो आवाज हो रही है। सरस्वती पूजा का विसर्जन जा रहा है तो आवाज हो रही है। अच्छा, मोहित की साइड। ओके, श्वेता एकता का आंसर आ गया है, बाकी लोग आंसर दो, हिमांशी और मोहित। Which of the following implies the sequence in the action research paradigm? एक क्वेश्चन तुमसे जरूर पूछेंगे। हिमांशी, तुम्हारा आंसर और रहता है, बाकी तीनों का आंसर आ गया है। हिमांशी, क्या तुम हो यहाँ? तो आंसर भेज दो जल्दी से। चलो, हाँ, टाइम आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके, देखो जी, हिमांशी तुम YouTube पे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो? सर कुछ रह गई हैं। ओके, दोबारा एक बार देखना, ठीक है, और उसको जल्दी जल्दी कवर करो तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। अभी जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर है ये वाला। अरे स्टैंड क्यों नहीं लगी? हमने जब एक्शन रिसर्च पढ़ी थी ना, तो हमने इसमें चीजें पढ़ी थी। वो चीजें हमें क्या कहती थी? वो चीजें हमें ये कहती थी कि सबसे पहले हम किसी चीज को प्लान करते हैं, ठीक है, फिर उसका प्लान करके एक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने एक्शन लिया क्या वो असरदायी है, और अगर असरदायी है तो ठीक है, नहीं है तो हम रिफ्लेक्ट। इसको हम बोलते हैं पावर। ये होता है पावर, और ये 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, और 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक, जब भी हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ये 4 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं। और कैसे? एग्जाम्पल देके बता देते हैं। तो एग्जाम्पल देके हम ये चीज बताते हैं इसमें क्या, कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आपने जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आई, तो कोविड-19 में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले प्लानिंग की गई कि किस तरह से इससे बचा जाए। तो बोला कि एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को करना शुरू करते हैं और लॉकडाउन लगा देते हैं। ये हुआ एक्शन। इसके लिए प्लान किया, एक दिन का लॉकडाउन लगा के। जब आप लोगों को बोला था आज रात को 9 बजे, भाइयों और बहनों, रात को 9 बजे थाली बजानी है, और थाली बजा के हमें विश्वास दिलाना है, लाइट जला के थाली बजा के, कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो वो प्लानिंग की गई उस एक दिन के लॉकडाउन के लिए। एक दिन का लॉकडाउन क्या था? वो ट्रायल था, जस्ट चेक करने के लिए कि लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अगर रह गए तो कंटिन्यू कर देंगे, नहीं रहे तो नहीं करेंगे। और लोग इतने अच्छे, इतने आज्ञाकारी, वो मान गए और वो अपनी बात में अटक गए, ठीक है। और जब वो रह गए, अपनी बात में अटक गए, तो अरे रुक जाओ भैया, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, मम्मी नहीं है, मम्मी गई है मामा जी को देखने।
हाँ जी भाई, जब कोई पड़ोसी आता है तो डिस्टरबेंस तो हो ही जाती है ना। और आंटी भी हमारी कमाल की है, तोड़ ताड़ के जंजीरें सारी अंदर आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, फिर इसके बाद एंड में बात करेंगे इन आंटी के बारे में, आंटी की अच्छाइयों के बारे में। तो देखिए लॉकडाउन जो आया था संडे का, एक दिन का लगाया गया था। आप लोग सब अवेलेबल है ना कि भाग गए? एक बार प्रेजेंट लगा दो, देख लूं मैं। Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था कह रहा हूँ, लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले क्या किया गया, प्लानिंग की गई कि अगर ये एक दिन का लॉकडाउन सफल रहा तो हम इसे बढ़ा देंगे। प्लान किया गया, सफल हुआ, एक्शन लिया गया, लॉकडाउन लगाया गया, फिर ऑब्जर्व किया। ये सब आपके साथ ही हुआ है, आपको पता भी नहीं चला, सरकार ने ये काम कर दिया खेल खेल में। पहले प्लानिंग करी, फिर आपको बोल दिया, आप लोगों ने एक्शन कर लिया। आपने क्या, हमने सबने किया। सब लॉकडाउन को मान गए और सबने थालियां बज बज के बजाई। और लोगों ने तो, आपने अगर वीडियो देखी हो तो, जो टीन शेड होती है उसको बजा बजा के फोड़ दिया। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग तो बड़े खुश हैं, इनको तो बड़ा मजा आ रहा है। उन्होंने फिर रिफ्लेक्ट किया कि पूरे देश में 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन, और यही हुआ आपके साथ। तो ये आपका एक्शन रिसर्च का ही पार्ट होता है। पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर एक्शन करते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो कि उसका रिएक्शन कैसा रहा, क्योंकि कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। एक लॉ है, न्यूटन के लॉ में एक चीज आती है, जो थर्ड लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो वही चीज हुई। उन्होंने ऑब्जर्व, एक्शन के रिएक्शन को ऑब्जर्व करा और फिर रिफ्लेक्ट कर दिया। यही चीज होती है आपके एक्शन के प्लान में। हिमांशी क्लियर हो गया आपका? ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। जिसने Yes, भी sir. डी आंसर लगाया वेरी गुड, जिसने डी नहीं लगाया कोई बात नहीं, अब सीख लो। ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई कभी भी सीख सकता है। आपको एक चीज बताऊंगा, हमारी एक मैम थी जो सीखने वाली थी, और उनको हैरान था, वो मेरी स्टूडेंट थी, मेरे को नहीं पता था मेरे इतने बड़े बड़े स्टूडेंट भी होते हैं। उनकी एज लगभग 45 के आसपास थी, 45 से 50 की एज की, 45 के आसपास की, और उन्हें नेट क्लियर करना था। 45 तो नहीं, शायद 40 के आसपास थी। अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन मिलता है उसमें थी, और वो नेट की तैयारी कर रही थी। और वो उस वक्त तक इतनी पॉजिटिव थी कि अपने घर को भी मेंटेन करती थी और पढ़ाई भी करती थी। तो इसलिए आप लोग भी हार ना माने और लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सफलता मिलेगी थोड़ी धीरे 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 से। और मैंने आपको एक वो जो पिछली बार बोला था ना, लक्ष्य था, वो इस तरह से था, वो लक्ष्य ना ओझल होने पाए। मैंने शायद उस वक्त गलत बता दिया था, तो पहला वर्ड गलत था। तो लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। वो ये था कि लक्ष्य जो है आपका, टारगेट जो है यूजीसी नेट है। चाहे आप दिन का 1 घंटा ही पढ़ पा रहे हो, अभी 1 घंटा 2 घंटा जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ताकि आपको तैयारी कुछ तो हो। उन लोगों से तो अच्छी हो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। खैर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which sequence of the research step is logical in the list given below? ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, एक बार आपको मौका देते हैं इसका आंसर देने का, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको सीक्वेंस बताना है रिसर्च का, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का सीक्वेंस बताना है, किस तरह से रिसर्च शुरू होती है। ऑप्शन ए बी सी डी है, 1 2 3 4 के नाम से। पूरा यहाँ से यहाँ तक ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बाद अपना आंसर चूज करना और फिर भेजना। टाइम ले लो चाहे थोड़ा सा ज्यादा। ना 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 ना, 2 लोगों का आंसर आ गया है, मोहित और एकता। बाकी और लिखते रहना अपनी कॉपी पे, जो भी आप आंसर दे रहे हो जो सही है उसके आगे टिक भी लगाना। क्लास के बाद चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन में कितने सही है, पता चलेगा तैयारी की कितनी और जरूरत है। चलो जी बताओ, मोहित और एकता का आंसर आ गया है, और बाकी लोग भी बताओ आंसर। तो 40 मिनट होने वाले हैं, पता ही नहीं चला टाइम का। ना ना ना, एकता बहुत बढ़िया, एकता ने ध्यान दिया था लास्ट क्लास में, तभी उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया है। हमारे मोहित ने थोड़ा सा एक स्टेप में गड़बड़ कर दी और उनका आंसर वहीं से गलत हो गया। अब आप लोग बाकी जो 2 बचे हैं वो भी बता दो, श्वेता और हिमांशी, आप भी अपने आंसर चूज करो फटाफट फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्वेता का आ गया, ना 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 ना। हिमांशी आप बताओ। मैं की करूं, मैं की करूं,
ओके, चलिए सबके आंसर आ गए। अब मैं बता देता हूँ राइट आंसर क्या है। देखो, जब भी हमारी बात होती है रिसर्च के सीक्वेंस की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। क्या आती है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। आपको सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के बाद जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हो। अरे सर मुझे यही आया था, मेरा गलती से क्लिक हुआ वन। ओहो, गलती से क्लिक कर दिया। हाँ चलो नहीं, कोई मेरे को यही वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना, 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 ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, वहां पे गलती मत करना, यहाँ तो चल जाएगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है प्रॉब्लम। अब कैसे करते हैं क्वेश्चन, वो भी बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जब बड़े बड़े आते हैं ना, तो कैसे करते हैं? आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कौन सा क्या है, पर आपको थोड़ा थोड़ा पता है, उस थोड़े थोड़े से अंदाजा लगा लो। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। एक तो है कि आपको सही आंसर पता है और आपने देखते ही क्लिक कर दिया कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर। दूसरा होता है आपको कंफ्यूजन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कंफ्यूजन चल रही है। तो जब कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आती है ना, इसका मतलब है आपकी स्टडी में थोड़ी बहुत कमियां भी बच रही है। उस वक्त आप ऑन द स्पॉट पढ़ तो सकते नहीं हो, उस वक्त आप कैसे सही आंसर दोगे? तो आप क्या करो, आप चूज करो जिसको हम कहते हैं एलिगेशन नहीं, एलिवेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, जो आपका ऑप्शन नहीं मैच हो रहा उसको काट दो, कटिंग कर दो। कटिंग करने से आपके पास सही आंसर आ जाएगा। वो कहते हैं ना, जब सही आंसर ना पता हो तो गलत आंसर पे टिक कर दो। गलत जब सारे हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सही आंसर हमारे सामने आएगा। जैसे कि रिसर्च की बात करते हैं, हमें पता है रिसर्च में सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कभी भी रिसर्च होती है तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होता है। तो देखो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कहाँ है, एक तो इस वाले ऑप्शन में है, एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इस वाले में है, और एक इस वाले में है। अब आपके पास तीन ऑप्शन आ गए, ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका कट गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बीच में आ रहा है। एक ऑप्शन कट गया, अब 3 बचे। अब अगला स्टेप क्या करो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आने के बाद आपने सीधा एनालाइज कर दिया। हमेशा एनालाइज कब होता है, जब आपके पास सारे प्रूफ आ जाते हैं, सब चीज टेस्ट होके आ जाती है, उसके बाद आप एनालाइज करते हो ना। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है, जब आप सब चीजें बता रहे हो कि ये खर्चा यहाँ होगा, ये खर्चा यहाँ होगा, ये खर्चा यहाँ होगा, तब आप एंड में एनालाइज करते हो ना कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हो गया। तो एनालाइज हमेशा एंड में आता है। तो ये वाला भी पॉइंट गलत हो गया। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, यस क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट हट गए, अब आपके पास ये दोनों बचे। अब देखो, इन्होंने बोला प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आई और फिर आपने सैंपल डिसाइड कर लिया। कभी भी प्रॉब्लम आने के बाद आप सीधा सैंपल नहीं ले लेते, आप पहले अंदाजा लगाओगे। और हमेशा ध्यान रखना, रिसर्च में जो सेकंड स्टेप है ना, वो हमेशा हाइपोथेसिस मेकिंग ही है। तो आपका इस वाले में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब आप अंदाजा लगाते हो, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं हॉर्लिक्स वाला। हमने बोला था हॉर्लिक्स वाले एग्जांपल में क्या बोला था कि हमें देखना है कि कौन बच्चों के अंदर किस चीज की कमी रह रही है। तो आप क्या करते हो, पहले आप अंदाजा, प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कि बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी है, पहला तो प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। अगला क्या करोगे आप, अगला आप करोगे किस तरह से प्रोटीन की कमी दूर होगी। तो आप फिर अंदाजा लगाओगे कि हो सकता है अगर मैं इन्हें इस तरह की हॉर्लिक्स या कॉम्प्लेन की बोतल या फिर हॉर्लिक्स की बोतल या बॉर्नविटा की बोतल देता हूं, तो उससे इनके अंदर एनर्जी देखने को मिलेगी। तो फिर आप हाइपोथेसिस लगते हो, अंदाजा लगाते हो ये वाला। अंदाजा लगाने के बाद फिर आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो किस तरह से देना है। एक चम्मच सुबह दूध के साथ, एक चम्मच शाम को दूध के साथ, ये आपने रिसर्च डिजाइन कर दिया। उसके बाद आपने बच्चों से कलेक्शन करी डाटा की कि 6 महीने में इन बच्चों पे सुबह एक बार और शाम को एक बार दूध में हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा गेर के क्या फर्क रहा। 6 महीने पहले इनकी हाइट इतनी थी, 6 महीने बाद इनकी हाइट इतनी हो गई, तो यानी कि इतना फर्क पड़ा किस चीज का, आपके हाइपोथेसिस का, जो कि था हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा से क्या फर्क आएगा। डाटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर आप एनालाइज करोगे। ये मैंने एनालाइज किया था कि पहले कितना था, इतनी हाइट थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। फिर मैंने एनालाइज किया तो मेरे सामने आंसर आ गया कि हाँ, इन सब के पीने से
असर होता है। तो मैंने क्या किया, एक जनरलाइजेशन बता दी कि हॉर्लिक्स और ये सब पीने से फायदा होता है। यही अगर मैं इस ऑप्शन में लगाता तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बाद सीधा सैंपल आ गया। यहाँ पे सीधा इन्होंने बोल दिया कि हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं कितने बच्चों को हम ये दूध पिलाएंगे या फिर कितने बच्चों को हम हॉर्लिक्स और कॉम्प्लेन देंगे, पर अंदाजा तो लगाया नहीं ना कि प्रोटीन की कमी दूर कैसे होगी। अंदाजा हाइपोथेसिस क्या होगा, तो वो बॉर्नविटा वाला जो स्टेप था कि हमें बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स पिलाना चाहिए, वो स्टेप तो हमने लिया ही नहीं, इसलिए ये वाला भी नहीं बना। तो राइट आंसर हमारा ये हुआ, जो हमें कहता है कि हमने प्रॉब्लम देखी, बच्चों की हाइट में कमी है, कैसे बढ़ा सकते हैं, अंदाजा लगाया, कोल्ड ड्रिंक कह रहा हूँ, प्रोटीन ड्रिंक से जो कि कॉम्प्लेन और क्या है आपका कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स। फिर आपने डेवलपमेंट किया, रिसर्च डिजाइन आपने बनाया कि इसको हम इस तरह से रखेंगे, 6 महीने का सर्वे करेंगे, 6 महीने पहले देखते हैं उनकी कितनी हाइट है और 6 महीने बाद देखेंगे उनकी कितनी हाइट है। फिर आपने डाटा कलेक्ट करना शुरू करा 6 महीने तक कि भाई किसकी कितनी हाइट में फर्क आ रहा है पर मंथ। आप देखते गए। उसके बाद 6 महीने बाद आप इसे एनालाइज करोगे कि फर्क कितना है। फिर आपने देखा पहले हाइट इतनी थी, अब इतनी हो गई, अब आपको ये फर्क साफ दिखता है, साफ दिख रहा है कि हाँ भाई ये फर्क है। फिर आप जनरलाइजेशन कर दोगे, जी हाँ हॉर्लिक्स पीने से बच्चा ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अगर आप अंदाजा लगाओगे तो ये बनेगा 1.5 गुना। तो आप कह सकते हो हॉर्लिक्स पीने से बच्चा 1.5 गुना की स्पीड से बढ़ता है, जो बिना हॉर्लिक्स वाला 1 गुना की स्पीड से बढ़ता है। तो ये हमारा पूरी रिसर्च तैयार हो गई। समझ आ गया ये पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू, और पूरा प्रोसेस समझ आ गया, स्टेप समझ आ गए, ये बताओ। यस सर। श्वेता, हिमांशी, एकता, आपको? यस सर, जी समझ सर। आ गया। यस सर। ओके, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेझिझक। और जो भी आप रिकॉर्डिंग देखोगे, ज्योति आप रिकॉर्डिंग देखोगे, दीपाली आप रिकॉर्डिंग देखोगे, आपने मेरे को अपने रीजंस बता रखे हैं, तो आप लोग को भी अगर समझ ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना तुरंत, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो, पर देखना जरूर, जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। और तस्लीमा और साथ में फुराना यास्मीन, आप लोग भी देखना, तो आप भी बताना। बाकी राणा घोष जी, आपको भी टाइम मिले तो आप देख लेना, अगर आपको टाइम मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। ना 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 ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले नहीं हुआ, नया नया सा कुछ लगता है। 1 मिनट 33 सेकंड है हमारी वीडियो बंद होने में, फिर मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा हम क्लास लेंगे, ठीक है? तो इस 1-1.5 मिनट के समय में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कहता है, जो रिसर्च एथिक नाम का इशू है, जो एक कंसर्न है, वो कब आता है, कौन सी स्टेज में आता है रिसर्च की? द इशू ऑफ रिसर्च एथिक में बी कंसिडर्ड पर्टेनिंग एट विच स्टेज ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के मुद्दे के अनुसंधान के किस चरण में आता है? एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की स्टेज पे। दूसरा बोल रहा है पॉपुलेशन जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं उस पे। तीसरा कहता है डाटा कलेक्शन पे। चौथा कहता है जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हो आपने जो भी ढूंढा है तब। तो आपको बेस्ट सुटेबल आंसर बताना है, जो इनमें से सबसे सही आंसर हो सकता है, ठीक है? तो आंसर दीजिए, समय शुरू होता है अब। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट नहीं है, 1 मिनट से कम टाइम में बंद हो जाएगी क्लास, जल्दी जल्दी आंसर दो। दो आंसर दो। सोच समझ के देना बच्चे आंसर तुम। किसी के गलत भी हो रहे हो ना, डिमोटिवेट मत हो ना, जब गलती करोगे तभी तो सीखोगे, तो गलती करना भी एक अच्छी चीज है, सीखने को मिलता है। एक का आंसर आ गया है, बाकी लोग